आइए दोस्तों, आज हम बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। आप गैसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, आपने लिक्विड के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी। लिक्विड, हालांकि इसके बाद हम लिक्विड डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट। टोटली इमेजिनेशन बेस्ड है। अगर आपकी इमेजिनेशन नहीं है या फिर आप चीजों को इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, इट मींस कई बार हम बुक पढ़ लेते हैं और हम सोचते हैं कि ऐसे ही है। सही इमेजिन किया है तो आपके आंसर सही आएंगे। अगर आपने सही इमेजिन नहीं किया है तो आपके कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे और बेहद ही खतरनाक काम हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या है सॉलिड स्टेट। बहुत डेंजरस है, इमेजिनेशन बेस्ड। द सॉलिड स्टेट कहिए, द सॉलिड स्टेट। ठीक है जी, द सॉलिड स्टेट। जनरल स्टेटमेंट हम ये देते हैं कि गैस क्या होती है। गैस उनको बोलते हैं जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में गैप क्या हो, ज्यादा हो। अगर यही गैप कम हो जाए तो उसका नाम हम रख देते हैं लिक्विड। ये हो गया जी लिक्विड। अगर गैप बिल्कुल मिनिमम है या ना के बराबर है, बिल्कुल है ही नहीं, देखो गैप तो होगा, डिस्कस करेंगे, तो हम उसे नाम दे देंगे सॉलिड का। तो ये गैप जो आया है ये किस वजह से आया है? इनके बीच में कोई फोर्स रहा होगा, उस फोर्स की वजह से क्या रहा होगा, ये पार्टिकल दूर है, ये पास आए उस फोर्स की वजह से और उस फोर्स की वजह से टाइटली पैक होने की कोशिश कर रहे हैं। इट मींस हम बात कर रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स की। किसकी है जी? इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है जी। अगर मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर फोर्स, अगर आयन हो गए तो इंटर आयोनिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे जी? इंटर आयोनिक। ठीक है जी। और देखिए, अगर डिस्कस करेंगे इंटरमोलिकुलर होगा, आयनिक होगा, एटम है तो इंटर एटॉमिक बोल देंगे। क्या बोलेंगे? फिलहाल हम इसे इंटरमोलिकुलर मान के चलेंगे। IFM, इंटरमोलिकुलर। M, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसे रिप्रेजेंट कर दो। जो गैस है उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है, किसकी बजाय? लिक्विड की बजाय। और सबसे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ प्रेजेंट जो है वो किसके बीच में है? सॉलिड के बीच में। लिख देते हैं यहां पे, सॉलिड के बीच में ज्यादा है, फिर लिक्विड के बीच में है, फिर गैस के बीच में है। यहां पे हमने चर्चाएं किसकी की है? इंटरमोलिकुलर फोर्स की। ठीक है जी। ये बेसिक बात सबको पता होती है, बट इमेजिनेशन कहां जरूरत पड़ेगी? आइए मैं बताता हूं कैसे जरूरत पड़ेगी। यानी कि मिनिमम गैप के बेसिस पे कहा, या फिर फोर्स बोलिए उसे, फोर्स के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है। देखिए, अच्छी तरीके से समझिए इस बात को, खतरनाक बात अब आएगी। आप उसका आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो आप अब तक आपने इमेजिन नहीं किया है। मैंने लिया है जी एक कंटेनर। ठीक है जी। इसमें कोई भी लिक्विड मैंने क्या कर दिया है जी? ऐड कर दिया है। उस लिक्विड को मान लीजिए मैंने वाटर ही ले लिया, जनरल वाटर ही ले लेते हैं, और इसमें हमने ऐड कर दिया सोल्ट या फिर शुगर ऐड कर दीजिए। मान लीजिए ये क्या है जी? लिक्विड है जी। ये क्या है जी? सॉलिड है। अब इसकी अपर सरफेस को मैं ले लेता हूं, यहां पे ये ले लिया जी, देखो। ठीक है जी, ये ले लिया। इसके बीच में गैप छोड़ा है जी, क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में गैप होगा। अब मैंने क्या डाली? शुगर। वो क्या है? सॉलिड। जब ये शुगर इतनी टूट जाएगी, इतना सफिशिएंट छोटा साइज हो जाएगा कि यहां पे फिट हो जाए तो यहां पे बैठ जाएगा, और यहां पे बैठ जाएगा तो ये पूरी तरह से शुगर इसमें क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। मतलब मैंने इतनी सफिशिएंट शुगर ऐड की है, इसके बीच में कोई भी गैप नहीं बचा। अब सुनिएगा, अगर इसके बीच में कोई गैप नहीं है, अगर गैप नहीं है तो हमें क्या बोलना चाहिए था? सॉलिड। अगर गैप होता तब क्या बोलते? लिक्विड। बट यहां पे कोई गैप बचा ही नहीं है, हमने सारे गैप ऑक्यूपाई करवा दिए हैं, भर दिए हैं। इट मींस यहां लफड़ा केवल और केवल फोर्स का नहीं था। फोर्स के बेसिस पे हम जान नहीं पाए हैं इन चीजों को। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़े होते तो आप इसका जवाब 2 सेकंड में ही दे देते। इट मींस यहां एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट रखती है यहां पे, वो अभी नहीं बताऊंगा। एक बार देखिए कितने डिफरेंट टाइप के सॉलिड होते हैं वो भी जान लेते हैं। हम सॉलिड डिस्कस करेंगे, इनसे अपना कोई लेना देना नहीं है। इसका जवाब भी आपको आ जाएगा, बट थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़े कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, कॉन्सेप्ट बनाएंगे, फिर आप इसका आंसर अपने आप ही दे देंगे, बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए,
कैसे चलते हैं आगे, सॉलिड के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि किस किस तरह के सॉलिड हो सकते हैं, कैसे हम उनको डिफाइन कर सकते हैं और कैसे पढ़ेंगे उसको। देखिए जी, जब मैं सॉलिड की बात करता हूं तो कितने तरह के सॉलिड होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होना चाहिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा स्ट्रॉन्ग। क्या होगा जी, इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा जी स्ट्रॉन्ग। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या है जी, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, उसमें मिनिमम होगी जी, कम से कम होगी। ये बात सॉलिड के बारे में है। और एक बात और, सॉलिड का जनरली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा जी। किससे हाई होगा, लिक्विड और गैस से डेफिनेटली हाई होगा जी। ये बात हमने पढ़ी थी। इसके बाद हम एक बात बोल देते हैं, डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट ही क्या बोल देते हैं, वॉल्यूम बोल देते हैं। मतलब वॉल्यूम फिक्स रहेगा, फिक्स बोलिए, फिक्स्ड शेप फिक्स्ड वॉल्यूम ये बोल देते हैं। साइज भी जनरली ये फिक्स ही रहेगा। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। और सॉलिड जनरली क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मतलब कोई चीज हमें दे दे, कोई सॉलिड दे दे, तो हम कैसे बताएंगे कि वो सॉलिड है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये गुण देख लेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया हम वहां से लगा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम सॉलिड स्टेट पढ़ क्यों रहे हैं, क्या जरूरत पड़ेगी। देखो एग्जाम में आएगा, नंबर लेने हैं, वो एक अलग मैटर है। रियलिटी में, रियल लाइफ में हम रियल में पढ़ क्यों रहे, केमिस्ट्री में आया क्यों। मान लीजिए कोई अननोन चीज दे दी गई हमें, अननोन चीज है, उसका पता ही नहीं क्या है, पाउडर मान लीजिए एक दे दिया, उसका हमें पता करना वो सॉलिड है या नहीं है। अगर वो सॉलिड है तो किस टाइप का सॉलिड है और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होंगी। इट मींस जनरली हमें किसी सॉलिड की या फिर किसी चीज की हमें क्या पढ़नी है, हमें पढ़नी है जी उसकी प्रॉपर्टीज। उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में क्या लेनी है, जानकारी लेनी है। क्योंकि आगे जब जाएंगे, कोई सॉलिड आपको दे दिया, मान लीजिए हमें पता लग गया सॉलिड है, तो उसकी प्रॉपर्टी पे जाएंगे। मान लिया पीएचडी में जा रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं, आपको कोई पाउडर दे दिया, बोलो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, प्रॉपर्टीज बताओ। क्या बताएंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी आप स्पेक्ट्रोस्कोपी के पास लेके जाएंगे, वो उसकी शेप बता देगा, स्ट्रक्चर बता देगा, बॉन्ड बता देगा कितने हैं, तो उससे आप हाइब्रिडाइजेशन बता दोगे। ठीक है जी, उसके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कौन से रिपल्सन लगेंगे, किस फेज में एग्जिस्ट करेगा, वो किस टाइप का सॉलिड होगा, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। किस टाइप का सॉलिड है, सॉलिड तो पता लग गया, तो वो सब जानकारी हमें मिलेगी। तो पहले थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। ये जनरल स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अभी हमारे कोई काम की नहीं है। 9th क्लास में जनरली पढ़ाया जाता है, फिर भी कोई नहीं, थोड़ी बहुत रिविजन हो जाए, जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए कि क्या होते हैं सॉलिड। तो अब देखिए, सॉलिड के बीच में जो फोर्सेज प्रेजेंट होंगे वो किस किस तरह की हो सकती है। कोई भी आयनिक है वो भी सॉलिड हो सकता है, आयनिक बॉन्ड है या फिर आयनिक फोर्स, बोलिए बॉन्ड बोलो फोर्स बोलो, आयनिक बॉन्ड है। मान लीजिए NaCl हमने लिया है जी, MgO हमने ले लिया, ये क्या है जी, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है जिनके बीच में। ठीक है जी, ये इसके एग्जांपल थे, ये पहली बात थी। अब दूसरी बात मैं क्या लेता हूं, मैं लेता हूं जी कोवलेंट बॉन्ड। क्या ले लिया, कोवलेंट फोर्स मान लो या फिर कोवलेंट बॉन्ड बोल लो। कोवलेंट बॉन्ड कैसे, फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल मैंने लिया है जी I2 का, I2 मत लो इसमें ग्रेफाइट का एग्जांपल ले लो जी, ग्रेफाइट, और दूसरा एक डायमंड ले लो जी। ठीक है जी, ये किसके एग्जांपल है, कोवलेंट बॉन्ड के जी, कोवलेंट फोर्स है जी इनके बीच में। और थर्ड मैंने ले लिया वंडरवॉल फोर्स, वंडरवॉल फोर्सेज ले लिया। और वंडरवॉल फोर्सेज में एग्जांपल ले लो जी आप I2 का, I2 क्या है, सॉलिड है। देखो वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं, बहुत वीक फोर्स होते हैं, लेकिन इतनी वीक फोर्सेस होने के बाद भी कुछ मॉलिक्यूल कंपाउंड किस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसके सॉलिड में, इसलिए ये फोर्सेस पढ़ेंगी। ठीक है जी, मतलब हम एक जनरल स्टेटमेंट बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड वीक होते हैं आयनिक से, और कोवलेंट से वीक कौन होते हैं, वंडरवॉल होते हैं, बट स्टिल दे आर एग्जिस्ट एज ए सॉलिड। I2 एग्जांपल लिया, हेलोजन हमने लिया है। देखो इसमें होता है जी, एक होता है जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हमने ले लिया जी Cl2। Cl2 क्या हो जी, गैस होगी जी। फिर लिया Br2, Br2 क्या होगी जी, ये होगी लिक्विड। I2 क्या होगी जी, ये होगी जी सॉलिड। ये जानकारी हम ले चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं हम सारी की सारी चीजें। ठीक है जी,
लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कनेक्शन बना रहे, बता दिया। अब आयनिक बॉन्ड से, आयनिक फोर्स से, आयनिक सॉलिड से कोवलेंट सॉलिड की तरफ जाते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज करती जाती है जी। क्या करती जाती है जी? डिक्रीज। इट मींस NaCl बढ़िया होना चाहिए ग्रेफाइट की बजाय, मतलब सॉलिड अच्छा होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सारी चीजें चेक करो, होना चाहिए, है जी, ठीक है जी। बट यहां पे जब आए तो कमाल हो गया, कॉन्सेप्ट सारे हिल गए। मतलब फोर्स किसकी स्ट्रॉन्ग? आयनिक की। लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हर चीज में स्ट्रॉन्ग कौन है? डायमंड। किससे? NaCl से। ये जायंट मॉलिक्यूल है, ये बात मान ली, ठीक है जी। ऐसे तो ग्रेफाइट भी जायंट मॉलिक्यूल हो सकता है, और भी कई चीजें हैं जो जायंट मॉलिक्यूल होंगे, बट यहां पे हम इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे नहीं जा सकते। हम एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है जी? जिसे बोलते हैं जी अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं जी? अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। वो एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अरेंजमेंट हम नहीं देख पाए। इट मींस यहां पे सबसे खास बात क्या होगी? अरेंजमेंट होगी। कि अरेंजमेंट कैसे होगी? यानी कि देखो, ये सारे के सारे सॉलिड हैं, ये लिक्विड गैस एग्जिस्ट कर सकता है, ये भी लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन हम वो एग्जांपल लेके चल रहे हैं जो सॉलिड हो सकते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे और सॉलिड स्टेट में सारी फोर्सेस के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है जी। हम फोकस करते हैं अब अरेंजमेंट पे। किसकी अरेंजमेंट? सॉलिड की अरेंजमेंट। आइए देखते हैं क्या होता है अरेंजमेंट के बेसिस पे, क्या होगा। अरेंजमेंट जनरली दो टाइप की हो सकती है, यहां लिख देते हैं जी अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स जनरली दो टाइप की होगी। पहली कौन सी होगी? पहली होगी जी रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट। और दूसरी कौन सी हो सकती है जी? दूसरी इरेगुलर हो सकती है जी, बेसिक सी चीज है, इरेगुलर अरेंजमेंट। देखो, अगर रेगुलर अरेंजमेंट हुई, इरेगुलर हुई, तो क्या फर्क पड़ता है? मान लीजिए मैं किसी को कहूं कि मेरे पास बहुत सारी फुटबॉल है, और ये रूम मान लीजिए क्यूब की तरह है, और उन फुटबॉलों को इस रूम में रखना है, तो दो तरीके के बंदे मिलेंगे। एक तो बिल्कुल उसे पहुंच के सफाई कर करके बिल्कुल ऐसे ऐसे रखेगा दुकानदार की तरह, और एक ऐसे हो सकता है आएगा ऐसे फेंकेगा, आएगा ऐसे फेंकेगा। इट मींस जो बिल्कुल जचा जचा के रख रहा, पहले एक लाइन में रखा, उसके बाद उसके ऊपर रखना शुरू किया। मान लीजिए यहां नीचे नीचे पूरी लाइन भरी, ये भरी, पूरा नीचे कवर किया, फिर उसके ऊपर एक एक रखना शुरू किया, फिर उसके ऊपर रखना शुरू किया। मतलब अरेंजमेंट कैसी है? रेगुलर। और इसमें अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है, आएगा फेंकेगा, कहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहेगा फुटबॉल इसी क्यूब में रहेंगी, इसी रूम में रहेंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। जो रेगुलर अरेंजमेंट जिसमें होगी उसे हम क्या नाम देंगे? उसे हम नाम दे देंगे जी क्रिस्टलाइन। क्या नाम दे देंगे जी? क्रिस्टलाइन। और ये सॉलिड का टाइप पढ़ ही रहे हैं, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इसे बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे जी अमोर्फस सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड। अब ये क्या बोला है? अमोर्फस। अमोर्फस का मतलब ही क्या होता है? यहां पे ये हटा के, ओ यू हटा के, नो फॉर्म्स। क्या है जी? नो फॉर्म्स। मतलब किसी तरह की कोई अरेंजमेंट नहीं होगी, फिक्स अरेंजमेंट नहीं होगी। मान लिया ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, कुछ भी मान लो, यहां अरेंजमेंट पर्टिकुलरली कुछ और है, यहां कुछ और, यहां कुछ और, यहां कुछ और, हम प्रॉपर्टी पढ़ ही नहीं सकते। मतलब इस छोटे से पोर्शन लेके हम बता नहीं सकते कब, तब ये अमोर्फस होता है। बट इसकी अरेंजमेंट क्या होती है? रेगुलर। मतलब इसमें कोई भी छोटा सा पोर्शन हम सेलेक्ट करेंगे, उसकी स्टडी के बेसिस पे पूरे के बारे में बता देंगे कि ये कैसा है, ठीक है जी। मान लीजिए मैं बोलूं कि समुद्र का पानी खारा है या मीठा है या फिर कोई टेस्ट नहीं, बताइए, तो अब क्या करेंगे? थोड़ा सा लेंगे, थोड़ी सा गया अंदर, बता देंगे हाँ टेस्ट कैसा है। या फिर पूरा समुद्र पियोगे और फिर बताओगे ओहो ये तो खारा था। ना 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 ना, ऐसा नहीं। यानी कि हम किसको अच्छी तरीके से डील कर पा रहे हैं? क्रिस्टलाइन। यानी कि थोड़ी सी स्टडी पढ़ेंगे, इस बोर्ड में कुछ पार्टिकल उठाया, उनके अरेंजमेंट ली और उसके बारे में हमने जानकारी दे दी, ठीक है जी। यानी कि हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड।
अरेंजमेंट हमें बता ही दिया। अगर अरेंजमेंट रेगुलर है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? ये होंगे जी हाई। इसमें दोनों क्या होंगे? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इसमें होंगे जी लो। ठीक है जी। इसमें देखो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई, और ये क्या होंगे? एक ट्रू सॉलिड होंगे। क्या होंगे जी? ट्रू सॉलिड होंगे। ये ट्रू सॉलिड नहीं होंगे, ये होंगे जी सूडो सॉलिड। क्या होंगे जी? सूडो सॉलिड। या फिर इसी को बोल दिया जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड ऐसा क्यों बोला गया है, समझेंगे इस चीज को। एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब सुपर कूल्ड लिक्विड है, वो तो लिक्विड ही हो गया एक टाइप का, सुपर कूल्ड किया हुआ है, ये ट्रू सॉलिड है। इसमें डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा? डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब फ्यूजन जो होगा सॉलिड और लिक्विड में डेफिनेट होगा, एक फिक्स वैल्यू होगी। इसमें क्या होगा? नॉट फिक्स्ड या फिर नॉट डेफिनेट, इसका कोई फिक्स नहीं होगा। अगर मैं इसको काटूंगा, अरेंजमेंट साफ है, तो काटने के बाद क्या मिलेगा? जो क्लीवेज होगा क्लीन होगा, चमकदार सरफेस में मुझे मिल सकते हैं, यानी कि क्लीन क्लीवेज लिख सकते हैं। क्लीन क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब काटना जी, क्लीन क्लीवेज। और इसमें क्या होगा? रफ क्लीवेज मिलेगा, या फिर इरेगुलरिटीज आप बोल सकते हैं, रफ मिलेगा। ठीक है जी, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। एक और खास पॉइंट है इसमें, ये क्या होगा? इसे बोलते हैं जी एन आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक क्या होता है जी? देखते हैं। ये क्या होगा जी? ये होगा जी आइसोट्रोपिक। ठीक है जी, ये आप उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं इनको कि क्या है ये ट्रू सॉलिड और क्यों इनको बोला गया है, और क्या है ये सुपर कूल्ड लिक्विड। देखो ट्रू सॉलिड क्या है? ट्रू सॉलिड की तरह काम करेंगे, लेकिन सुपर कूल्ड लिक्विड क्या है? हम पढ़ते हैं जी फ्लूइड्स। क्या पढ़ते हैं जी? फ्लूइड्स। फ्लूइड्स वो होते हैं जिसकी एबिलिटी टू फ्लो, जो फ्लो कर सके उसे फ्लूइड बोलते हैं। कौन आएगा इसमें? आएगा जी गैस, या फिर इसमें कौन होगा? इसमें होगा जी लिक्विड, मतलब ये फ्लो कर सकते हैं, तो इन्हें फ्लूइड्स बोलेंगे। तो जो ग्लास, जो कांच, जो शीशे की बिल्डिंग बनी हुई है, खिड़कियों में जो शीशा लगा होता है, जो बहुत पुराने एंशिएंट टाइम के हैं, वो मिल्की मिल्की हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? मान लीजिए शीशा था और यहां पे जो पार्टिकल की अरेंजमेंट क्या थी? फिक्स थी, सही थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद ऊपर से कांच नीचे की तरफ फ्लो करेगा, ऊपर वाला किनारा पतला मिलेगा और नीचे से क्या मिलेगा? मोटा। इट मींस क्यों मिला? इसने क्या करना स्टार्ट कर दिया? फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। और कोई भी सॉलिड फ्लो नहीं किया करते हैं, फ्लो करेंगे गैस या तो लिक्विड। तो फ्लो करेंगे यानी कि ये क्या था? लिक्विड था, और लिक्विड था तो कैसा लिक्विड था? इसको कूल किया गया था सुपर तरीके से, मतलब एकदम कूल किया गया था, उसे सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। और इसलिए सूडो सॉलिड, क्योंकि एबिलिटी टू फ्लो नहीं होती है उनकी। ठीक है जी, ये था जी ट्रू सॉलिड। अब देखते हैं जी क्लीन क्लीवेज सीधा कट जाएगा, और इसमें रफ क्लीवेज जैसे रबड़ वगैरह आप ले लो, रबड़ काट नहीं सकते आप। ठीक है जी, टेढ़ा मेढ़ा कटेगा। अब आइसोट्रोपिक है ना, आइसोट्रोपिक क्या है इसको जान लेते हैं। आइसोट्रोपिक क्या है? देखिए, मान लीजिए अरेंजमेंट में बनाने के लिए जाऊं तो कैसी अरेंजमेंट? मान लीजिए ए बी टाइप के एटम थे, ए बी ए बी ए बी। ठीक है जी, इसमें फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, बी मतलब इनके नीचे ए आएगा, फिर यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे ए आएगा, फिर यहाँ पे बी के बाद ए आएगा, बी आएगा, ए आएगा, बी आएगा, ए आएगा, बी आएगा। इस अरेंजमेंट को आप देख पा रहे होंगे। ये अरेंजमेंट कैसी है? रेगुलर अरेंजमेंट है कि एक बी के बाद एक ए मिल रहा है, एक ए के बाद मुझे एक बी मिल रहा है। ठीक है जी, ये किस टाइप का है? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट है। अगर मैं यहां पे यहां जाऊं, कुछ प्रॉपर्टीज मेरे को सेम, कुछ वैल्यू मान लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो, कुछ मान लो, यहां पे गया एक ए आया, बी ए बी यहां पे आया, और अगर मैं ऐसे मूव करूंगा
ऐसे, तो मुझे क्या मिलता है, सारे पार्टिकल ये देखो बीबी के और सारे पार्टिकल ए की मिले, यानी कि इस डायरेक्शन में मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कुछ और मिलेगी, और इसमें पार्टिकल एक छोड़ के एक है, और यहां पे मैं जाऊंगा तो पार्टिकल क्या आ रहे हैं, सेम पार्टिकल आ रहे हैं, तो सेम पार्टिकल एक जगह, उनकी वैल्यू कुछ अलग और इनकी वैल्यू कुछ अलग, यानी कि जब मैं गया किस में, डिफरेंट डायरेक्शन में। तो अब देखो आइसोट्रोपिक का मतलब क्या था, आइसोट्रोपिक, आइसो का मतलब होता है जी सेम, क्या होता है जी, सेम, और ट्रोपिक का मतलब होता है जी फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या है जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमने ले लिया। आगे चर्चाएं करेंगे क्या होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिजिक्स में वैसे अपने पढ़ भी लिया होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है, ये ले लेते हैं बस, इसमें थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाता है। चलिए, तो यहां बी की कुछ और होगी, ए की कुछ और होगी, और ए बी दोनों मिक्स होंगे, उनकी वैल्यू कुछ और होगी, यानी कि यहां पे वैल्यू फिक्स नहीं है, सेम नहीं आएगी, सेम नहीं आएगी, डिफरेंट वैल्यू आएगी। कब, इस डायरेक्शन में कुछ और, इस डायरेक्शन में कुछ और, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ any physical properties in different direction known as anisotropic। और आइसोट्रोपिक क्या होता है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल द डायरेक्शन, उसे क्या बोलेंगे, आइसोट्रोपिक। और आइसोट्रोपिक किस में होगा, किस में होगा, ये कौन सा था, ये था जी अमोर्फस, क्या था जी, अमोर्फस, अमोर्फस सॉलिड था। और ये क्या था जी, ये था जी क्रिस्टलाइन, ठीक है जी। अब पहली बात तो ये हम पढ़ क्यों रहे थे, क्योंकि प्रॉपर्टी पता लगाने किसी सॉलिड की, तो इसकी प्रॉपर्टी हम इतनी आसानी से नहीं पता लगा सकते, क्योंकि अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, यहां अरेंजमेंट कुछ और होगी, वहां कुछ और, यहां कुछ और, मतलब पूरे बोर्ड पे बनाए, तो यानी कि पूरे को पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं इस एरिया को पढ़ के पूरी जानकारी दे दूंगा ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, पूरा पढ़ना पड़ेगा तब मैं जानकारी दे पाऊंगा। इसलिए आसानी से हम किसको पढ़ पाएंगे, क्रिस्टलाइन को, इसलिए क्रिस्टलाइन को डिफाइन किया जाता है। दूसरी बात, ट्रू सॉलिड यही है, ये तो सुडो सॉलिड है, ये तो सॉलिड का टाइप ही नहीं है एक तरीके का, मानिए कि लिक्विड था उसे कूल कर दिया, सुपर कूल्ड लिक्विड या सुडो सॉलिड इसलिए बोला गया है। लेकिन इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे रबड़ है, अमोर्फस है, टायर बनाते हैं, या फिर खिलौने बहुत आते हैं, बहुत एप्लीकेशन बहुत है इसकी भी, लेकिन अभी चर्चाएं नहीं करेंगे। अगर आप बोलोगे तो एक वीडियो, सेपरेट वीडियो अमोर्फस पे बना देंगे, क्यों इसे पढ़ा जाता है। लेकिन जनरली जो ज्यादातर पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है क्रिस्टलाइन, यानी कि अब हम अमोर्फस की थ्रू आउट द चैप्टर बात ही नहीं करेंगे, हम करेंगे बात किसकी, क्रिस्टलाइन की। अगर आप बोलोगे तो मैं एक चैप्टर सेपरेट, एक लेक्चर सेपरेट बना दूंगा अमोर्फस के लिए, ठीक है जी। अब बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, ठीक है जी। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में चर्चाएं शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड है क्या, एक टाइप का, पहली बात सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो देखो क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। आओ बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और उसमें भी किसकी बात करते हैं, डिफरेंट टाइप की फोर्सेस की, किसकी बात करते हैं, डिफरेंट टाइप की फोर्सेस की। अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस फोर्स पढ़ने जाता हूं तो जनरली मेरे को 4 टाइप के मिलते हैं, 4 टाइप के सॉलिड मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं जी, यहां पे लिख देते हैं। पहला मिलता है जी आयनिक सॉलिड, क्या मिलता है जी, आयनिक सॉलिड। दूसरा मिलता है जी मोलिकुलर सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड मिलता है जी। तीसरा क्या मिलता है जी, तीसरा मिलता है मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड मतलब मेटल होंगे, वो भी एक सॉलिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और फोर्थ वाला क्या मिलता है, फोर्थ वाला मुझे मिलता है जी कोवलेंट सॉलिड, यानी कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कोवलेंट सॉलिड। ये 4 टाइप के मिलते हैं। अब ये मॉलिक्यूल है तो किस टाइप के होंगे, जनरली इसमें 3 तरह के फिर से कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कौन से हो सकते हैं, या तो वो नॉन पोलर हो सकते हैं जी, या तो वो फिर पोलर हो सकते हैं जी, या फिर इसी में अलग कैटेगरी है, वो क्या है जी हाइड्रोजन बॉन्डेड, या वो हाइड्रोजन बॉन्डेड हो सकते हैं जी। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब इनको थोड़ा सा पढ़ते हैं, इनकी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि कैसे होता है, क्या किस तरह की बॉन्डिंग होगी, क्या उनके बिहेवियर होंगे,
इनकी प्रॉपर्टीज पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी किसकी, आयनिक सॉलिड की। आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, देखो यहां पे डिस्कस कर देते हैं आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं। आयनिक सॉलिड, पहली बात यह है इसके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो बॉन्ड होगा जी आयनिक बॉन्ड, ठीक है जी, आयनिक बॉन्ड होगा। ये थी पहली बात। दूसरी बात, अगर आयनिक बॉन्ड है इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। ये बात भी ठीक है जी। अब ये क्या होंगे, तीसरे नंबर पे इसी में हम बात करेंगे आयनिक सॉलिड में कि ये क्या होंगे, ये इंसुलेटर होंगे। क्या होंगे जी, इंसुलेटर होंगे। कब, इन सॉलिड स्टेट या फिर सॉलिड फॉर्म। जब ये सॉलिड होंगे तब इंसुलेटर होंगे। जब मैं क्या कर देता हूं, इनको किसी चीज में मिक्स कर देता हूं, घोल देता हूं, घोलने के बाद क्या होगा, आयन में टूट जाएगा। यानी कि सोल्यूबल फॉर्म में बात करें या किसी सॉल्यूशन में बात करें, किसी सॉल्यूशन में डालने पर क्या मिलेंगे, आयंस मिलेंगे। अगर आयंस मिलेंगे तब ये क्या हो जाएंगे, तब ये हो जाएंगे जी कंडक्टर्स, कंडक्टिविटी शो करेंगे जी, ठीक है जी। ये बातें पता होनी चाहिए। आई थिंक ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, पता ही होनी चाहिए। एग्जाम्पल इसके ले सकते हैं। और एक बात और, आयनिक सॉलिड, आयनिक बॉन्ड किसे बोलेंगे, जिसके बीच में जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या रहा हो, 1.7 से ज्यादा रहा हो। EN डिफरेंस ग्रेटर देन लिख दो यहां पर, ग्रेटर देन 1.7। देखो ये जनरल स्टेटमेंट हमेशा के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है जी। क्यों ट्रू नहीं है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड वो होते कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होना चाहिए। ये हमने जनरल स्टेटमेंट बनाई है। मान लीजिए आप NaH का एग्जांपल ले लो, किसका ले लो जी, NaH का। ये NaH है, Na और एक H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और Na की 0.9, उनका डिफरेंस कितना आएगा, 1.2। इट मींस ये तो इससे कम डिफरेंस है और फिर भी ये क्या है, आयनिक है। क्या है जी, आयनिक है। और एग्जांपल ले लो NaCl, इस फार्मूले में फिट हो जाएगा। अब कब फिट होगा कब नहीं, ये यहां नहीं पढ़ाएंगे, ये पढ़ा चुका हूं जी मैं, ठीक है जी। बॉन्डिंग में भी इसकी जानकारी दी थी थोड़ी बहुत, मेन ग्रुप में भी आपने पढ़ा होगा, तो यहां पे जनरल आपको ये पता होना चाहिए था, ठीक है जी। ये बात थी आयनिक सॉलिड की, आयनिक बॉन्ड के बारे में, ठीक है। कंडक्टर होंगे। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। ये था जी आयनिक बॉन्ड। अब चलते हैं किसकी तरफ, मोलिकुलर सॉलिड की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं जी, मोलिकुलर सॉलिड। एक बार इनको रफ ही कर लेते हैं। मोलिकुलर सॉलिड क्या होते हैं, आओ देख लेते हैं। मोलिकुलर सॉलिड टाइप 2 था ये। इसमें क्या बताया, मोलिकुलर सॉलिड में जनरली 3 बार बातें बताई। पहला क्या हो सकता है, या तो वो नॉन पोलर होगा, ठीक है जी, या फिर वो पोलर होगा, ठीक है जी। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, ये पोलर मोलिकुलर सॉलिड। तीसरा टाइप हमने इसमें बताया कि वो क्या हो सकता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डेड हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है जी। नॉन पोलर के बारे में बताएंगे। तो नॉन पोलर क्या है, सीधा सा देखें, अगर EN डिफरेंस क्या है जी, EN डिफरेंस लेस देन 0.5 है तो वो क्या होगा, वो होगा जी पोलर, नॉन पोलर। जैसे कि I2 एग्जांपल है जिसका, और CH4 ये क्या है जी, नॉन पोलर। बट सॉलिड की चर्चा करेंगे तो I2 इज द बेस्ट एग्जांपल। होमो डायटोमिक मोलिक्यूल सारे नॉन पोलर होंगे, लेकिन सॉलिड हो ना हो ये जरूर नहीं है। जैसे H2, Cl2, Br2, I2, F2 सारे क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे, ठीक है जी। ये क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे जी, ये इंसुलेटर, ठीक है जी। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा जी, वेरी वेरी लो होगा, वेरी वेरी लो, ठीक है जी। ये बातें आपको
पता होनी चाहिए इसके बारे में, ये जनरल स्टेटमेंट है। कौन सी फोर्स होगी इसके बीच में? इसमें होगी जी वीक फोर्सेस या फिर लंदन फोर्सेस। इसमें लिखेंगे लंदन फोर्सेस, वीक वंडरवाल फोर्सेस। ठीक है जी। अब इसके बीच में देखिए, अब यहां पे आते हैं, पोलर कौन होगा? ई एंड डिफरेंस क्या होना चाहिए जो उसका ग्रेटर देन 0.5, उसे क्या बोलेंगे? पोलर बोलेंगे। जैसे HCl हमने एग्जांपल लिया, क्या लिया है जी? HCl। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है जी? 2.1। क्लोरीन की कितनी है जी? 3। इनका गैप ले लेंगे और गैप 3 में से 2.1 गया तो 0.9 आ गया, और 0.9 क्या है? 0.5 से बड़ा है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया जी? ये हो गया जी पोलर मॉलिक्यूल का। ठीक है जी। अब ये भी क्या होंगे? ये भी इंसुलेटर ही होंगे, मोस्टली इंसुलेटर्स। ठीक है जी। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनके लो होंगे। क्या होंगे जी? लो। बट जो नॉन पोलर हैं उनसे हाई होंगे। अब हाइड्रोजन बॉन्डेड क्या है? जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो, और हाइड्रोजन बॉन्ड कब होगा? एक साइड हाइड्रोजन हो, दूसरी तरफ कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि F हो, O हो, N, फोन आप याद रखेंगे FON, इनमें से कोई भी हो वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जैसे इनको मिला दो HF, इनको मिला दो H2O आइस, इनको मिला दो NH3, ये क्या है? सॉरी, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है। हाइड्रोजन बॉन्ड इसके बीच में प्रेजेंट है। अगर आप मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की चर्चाएं करें, इसी में सबसे कम किसका होगा? सबसे कम होगा जी नॉन पोलर का। उसके बाद कौन आएगा? पोलर मॉलिक्यूल। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डेड आएगा, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा इन तीनों के रिस्पेक्ट में। ठीक है जी। ये था जी मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब चलते हैं किसके बारे में? अब आता जी मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड की इतनी चर्चा इसमें नहीं होंगी, तो थोड़ा सा जानकारी उसके बारे में ले लेते हैं। क्या है जी? नंबर 3 है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड का मतलब क्या है? उनमें जो मेटल होंगी, क्या होंगी जी? मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और वो किसी सॉलिड की फॉर्मेशन करेंगे, तो उसे बोल देंगे मेटालिक सॉलिड। अब मेटालिक सॉलिड है, इलेक्ट्रिसिटी के क्या होंगे? गुड कंडक्टर होंगे। क्या होंगे जी? मेटल है गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बेहतरीन कंडक्टर होंगे। देखो इसमें मेलिएबल होगा, डक्टाइल होगा, सोनरस होगा, ये चर्चाएं नहीं करेंगे। इनकी प्रॉपर्टी है बट उनका कोई मतलब ही नहीं है। वैसे लंथी बनाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन कोई काम की नहीं है तो नहीं करेंगे। अब सवाल मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया कि जो सोडियम है, क्या है जी? सोडियम है, सॉलिड तो है बट वो सॉफ्ट है। जो आयरन है Fe, वो क्या है? वो हार्ड है। दोनों सॉलिड है, दोनों मेटल है। ऐसा क्यों? क्यों है ऐसा? आप बता सकते हैं। बहुत आसान है, इलेक्ट्रॉनों का खेल है। जब मैं सॉलिड की स्ट्रक्चर देखता हूं, Na यहां पे प्लस और इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया यहां पे, Na यहां पे प्लस इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया यहां पे, Na यहां पे प्लस इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया यहां पे, Na यहां पे प्लस इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया यहां पे। मतलब मैं 4 Na ले लूं, ये स्ट्रक्चर ले लूं, मुझे कितने इलेक्ट्रॉन मिले? 1। अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिला है, जब मैं इसको काटने के लिए जाऊंगा, क्लीवेज करने के लिए जाऊंगा, तो आसानी से कट जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने काटने पड़ेंगे? केवल 1। अब बात करते हैं फेरस। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? इसका होता है जी 26। ठीक है जी। आउटर मोस्ट शेल में देखो 18 के बाद आर्गन 18 नंबर गैस है, उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं? इसमें रहते हैं जी 8। और कई बार Fe+2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या +3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब हम ये चर्चा नहीं करेंगे +2 +3 वाले, क्योंकि हमने यहां पे देखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। किसके बारे में जी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की चर्चाएं होंगी अगर हम काट रहे हैं तो। देखो यहां पे है जी Fe,
Fe में कितने प्लस चार्ज मान लो, n प्लस चार्ज मान लो, और यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, मान लो 8 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए या आउटर मोस्ट के सारे ही छोड़ दिए। यहाँ पे फिर से Fe आया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, 8 पॉजिटिव, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं उतने ही निकाल सकते हैं। Fe प्लस यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी क्या आएगा, Fe प्लस चार्ज, n प्लस चार्ज ले लो, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब इसका क्या लिया, इसके भी 4 क्या ले लिए, फेरस ले लिए, इसके भी 4। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना आया था, 1, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, 8। अब ये तो पता ही है 1 इलेक्ट्रॉन काटना बेहद आसान है इन कंपैरिजन टू 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन काटने में ताकत तो लगेगी, जोर लगेगा, इसलिए आयरन क्या है, हार्ड है, और ये क्या है, सॉफ्ट है। ये एक रीजन है, केवल यही रीजन नहीं है कि केवल इसी से होता है, और भी रीजन आएंगे, और भी डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। जनरल बात थी, मेटालिक सॉलिड में मेटल्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है जी। वैसे हम खूब पढ़ चुके हैं मेटल्स के बारे में। अगली जो चर्चा है वो चर्चा बची है जी किसकी, वो जी कोवलेंट सॉलिड के बारे में। किसके बारे में है जी, नंबर 4, कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड नाम से पता लगता है किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट होगा, वो बॉन्ड होगा जी कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कब होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है जी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहीं पे भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कोवलेंट बॉन्ड है। या फिर En डिफरेंस जिसका लेस देन क्या रहा हो 1.7, उसे क्या बोल देंगे, कोवलेंट बॉन्ड बोल देंगे आप, ठीक है जी। अब कोवलेंट बॉन्ड में, कोवलेंट सॉलिड में 2 सॉलिड मेन चर्चाएं करेंगे। पहला क्या है, पहला हम देखेंगे ग्रेफाइट, ठीक है जी, वर्सेस यहां पे देखेंगे डायमंड, ठीक है जी। दोनों कोवलेंट सॉलिड है, लेकिन एक बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और एक बहुत ज्यादा हार्ड है। ऐसा क्यों है, क्यों प्रॉपर्टी में चेंज आया है, कंडक्टिविटी एक की होगी दूसरे की नहीं होगी, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन वो कंडक्टर होगा, जिसमें नहीं है वो इंसुलेटर होगा, ऐसा क्यों, आओ देखते हैं। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसे होता है जी, सबसे पहले स्ट्रक्चर जानकारी होनी चाहिए आपको, ठीक है जी। अब इसके आगे बना सकते हैं, ये हो गया जी, ये हो गया, इसके आगे और बना सकते हैं यहां से ऐसे, ठीक है जी। इसके नीचे लेयर ऐसे ही होगी, सेम एज इट इज लेयर होगी, ये लेयर आगे हो सकती है पीछे हो सकती है, मान लीजिए इसके नीचे ही बना लो, कोई बात नहीं, आज तो नीचे ही बना लेते हैं, ठीक है जी। ये हो गया जी स्ट्रक्चर इसका। अब आप फोकस कीजिए किस पे, कार्बन पे, बीच वाले पे, इस कार्बन पे। कार्बन एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, और 6 है तो 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, और 4 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इट हैज एबिलिटी टू मेक 4 कोवलेंट बॉन्ड, 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट पूरा करने के लिए 8 बनाने के लिए 8 बनाते स्टेबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 3 बॉन्ड बनाए, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 3 बॉन्ड बनाए, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, मूवमेंट करते रहेंगे, और ये मूवमेंट करते रहेंगे इस, और ये बॉन्ड भी क्या कर सकते हैं, मूवमेंट, फ्रीली मूव कर सकते हैं। ऐसे नहीं, मूवमेंट में थोड़ी बहुत मूवमेंट होगी बॉन्ड में, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव कर सकते हैं। इस मूवमेंट की वजह से ग्रेफाइट क्या है, सॉफ्ट, क्या है जी, सॉफ्ट, ठीक है जी। अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो गया, कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या हो गया, कंडक्टर हो गया, ठीक है जी। आप इस चेन को यहां से पकड़ेंगे, इस चेन को यहां करंट नहीं मारेगा, ऊपर नीचे ट्रांसफर है, इस चेन को यहां से और नीचे वाले चेन को यहां से पकड़ोगे तो पक्का करंट मार देगा, ठीक है जी। वो बताएंगे कैसे मारता है, जस्ट आपको अभी तो पता होना चाहिए। इसमें क्या है, ग्रेफाइट क्या होगा जी, कंडक्टर होगा जी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है जी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है जी। और यहां पे आते हैं डायमंड, डायमंड का 3D स्ट्रक्चर ऐसे होता है जी, सारे कार्बन होते हैं और एक से कितने जुड़े होते हैं, 4 कार्बन जुड़े होते हैं जी। यहां पे देखो इससे 4 बॉन्ड है, यहां पे देखो इससे भी कितने बॉन्ड है,
4 है। अगर 4 बॉन्ड है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या है? नो फ्री इलेक्ट्रॉन। किसकी बात है जी? ये बात है जी डायमंड की। नो फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या कहलाएगा? इंसुलेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? इंसुलेटर। और ये स्ट्रक्चर क्या? फिक्स है, हिल डुल नहीं सकते। ठीक है जी। 4 बॉन्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बताया था जी, वो हिल डुल नहीं सकता है, और हिल डुल नहीं सकता तो इसलिए 4 के 4 बॉन्ड बने हैं। डायमंड क्या होता है जी? हार्ड होता है, कुछ ज्यादा ही हार्ड होता है जी ये तो। ठीक है जी। ये प्रॉपर्टीज आपको जानकारी होनी चाहिए थी। कोवलेंट बॉन्ड क्या है, ग्रेफाइट में है और इसमें डायमंड में है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 होना चाहिए। ये बेसिक जानकारी थी। अब चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, बहुत खतरनाक चैप्टर है, बहुत मजा आएगा। अब यूनिट सेल क्या है, लैटिस क्या है, ये बेहद काम आएंगी। कैसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, कैसे आप बता सकते हैं क्या क्या काम आएंगे। 1 डायमेंशनल आएंगे, 2 डायमेंशनल आएंगे, 3 डायमेंशनल आएंगे। हमें पढ़ना 3 डायमेंशनल 3D है, लेकिन उससे पहले 2D की जानकारी होनी चाहिए, और 2D से पहले 1D की जानकारी होनी चाहिए। ऐसे डायरेक्ट 3D हम नहीं पढ़ सकते हैं। 3D चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, क्योंकि डायग्राम भी नहीं बनाया जा सकता 3D का यहाँ पे। ठीक है जी। तो अरेंजमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। अब अरेंजमेंट के बारे में जानकारी आपको अब हो जाएगी। इमेजिनेशन बेस्ड है, अब तक कोई इमेजिनेशन की जरूरत नहीं थी, अब इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी। जैसा मैं सोचूंगा वैसा ही आपको सोचना होगा, और मैं साथ के साथ बताता चलूंगा कि मैं यहां पे ऐसा सोच रहा हूं। यही डिफरेंस होता है, एक टीचर क्वेश्चन सोल्व करता है और एक स्टूडेंट सोल्व करता है। स्टूडेंट इतने अच्छे तरीके से सोल्व नहीं कर पाता जितने तरीके से कोई भी टीचर सोल्व कर सकता है। कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। वजह क्या है? इमेजिनेशन। टीचर की इमेजिनेशन थोड़ी अच्छी होती है स्टूडेंट की बजाय। तो जो इमेजिनेशन वाला पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज बेसिक लेक्चर था, बहुत ही बेसिक लेक्चर। ठीक है जी। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड में।